विश्व कैंसर दिवस पर आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर दीपक जैन और डॉक्टर श्रद्धा जैन। ये दोनों नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में कैंसर स्पेशलिस्ट के अलावा ये बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैंसर जिसके बारे में एक इतना बड़ा हुआ है, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डॉक्टर साहब से जुटाते हैं। डॉक्टर दीपक जैन, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर दीपक, ये बताइए कि कैंसर एक्चुअली क्या है और इसके बारे में हम अपने दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कैसे दे सकते हैं? कैंसर से सबसे पहली बात इस शब्द से घबराहट जरूर होती है। जी। बट आप सब लोगों को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इससे घबरा कर नहीं, इससे संयमता से लड़ा जा सकता है, तो इससे डरे नहीं। जी। और यही बात कह के ही मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हम कैंसर का मतलब है कि किसी भी कैंसर बॉडी में कोई भी पार्ट की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को, जी। यानी जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं जी। वो अगर अपने आप अनकंट्रोल्ड मोड में डिवाइड होने लगे और उसकी वजह से कोई गांठ बन जाए जी। या कोई घाव बन जाए, जी। तो उसको हम कैंसर शब्द उसके लिए यूज करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि कैंसर तो आदिकाल से चला आता है और ये बीमारी ऐसी है, हो सकता है कि भाई अब जाकर के ये जो है डायग्नोस होना शुरू हुआ हो, या पहले जो हमारे ऋषि महर्षि थे शायद शल्य चिकित्सा या अपनी जो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है उससे वो शायद उसका उपचार किया करते होंगे। लेकिन आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है उसमें आप कैंसर जैसी बीमारी में हमारे देश को और इसकी चिकित्सा व्यवस्था को अ, कैसे देखते हैं, कैसा रखते हैं? कैंसर की चिकित्सा में मेनली तीन पद्धतियां हैं। जी। जैसे कैंसर सर्जरी, जी। जिसको हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। जी। कैंसर कीमोथेरेपी, जिसको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। जी। और कैंसर रेडियोथेरेपी, जी। जिसको हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। जी। तो तीन चिकित्सा पद्धतियों को मिला के ये इलाज किया जाता है। जी। विश्व निरंतर प्रोग्रेस करता जा रहा है। जी। हर समय साइंस के नए नए डेवलपमेंट्स हमारे नए आयाम छू रही है। जी। ऐसा ही सब मेडिकल फील्ड में और कैंसर में भी हो रहा है। जी। हर साल कैंसर रिसर्च में नई नई दवाइयाँ, नए नए तरीके के उपचार, मरीज को जो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सके, जी। ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप करी जा रही हैं। जी। तो बहुत ही अत्याधुनिक आजकल कैंसर सर्जरी संभव है। जी। जिस तरीके की रोबोटिक या एक्सटेंसिव डिसेक्शंस कर कर भी जी। पेशेंट्स को पूरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है, जी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके की टारगेटेड दवाइयाँ या जी। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है आज, जी। कि कैंसर के मरीज को बहुत लंबे समय तक और बहुत लंबी लाइफ और बहुत अच्छी लाइफ दी जा सकती है। जी। रेडिएशन थेरेपी की पद्धति इस तरीके की हो गई है कि अब मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ जी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया एडवांस मशीनें, जिसमें 0.1 मिलीमीटर का तक हम टारगेट कर सकते हैं। पॉइंट अच्छा। वन मिलीमीटर सोचिए कितना सूक्ष्म है, जी। जी। तो वो भी टारगेट कर सकते हैं। तो जी। ये सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं और जी। ये सारी की सारी सुविधाएं के लिए हमको कहीं जाना नहीं है। जी। ये अब लगभग हर एक देश में और हमारे देश में तो लगभग हर शहर में भी उपलब्ध है। जी। डॉक्टर श्रद्धा, हमारे दर्शकों के लिए हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पहली चीज़ तो ये कि जो कैंसर के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के लगभग होते हैं, एक आम जिज्ञासा है। और दूसरी जिज्ञासा हमारे दर्शकों के लिए ये है कि क्या यह बीमारी कंप्लीटली क्योरेबल है? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा जैन है। मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जी। करंटली एट फोर्टिस नोएडा एंड धर्मशाला दिल्ली। जी। तो ये कैंसर आजकल जो है ये बहुत पुराने ज़माने की बीमारी है, बट आज भी ये है और ये कहीं पर भी हो सकती है। हमारे शरीर के किसी भी अंग में कैंसर का शुरुआत हो सकती है। जी। जैसे कि मुंह का कैंसर होता है जी। तो मुंह के हिस्से में दिखाई देगा, ब्रेस्ट कैंसर है। जी। और इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वेरिएबिलिटीज होती है। तो देयर आर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर अच्छा। एंड इसका हर एक कैंसर का अलग इलाज है। इसके लिए हर एक के लिए अलग टाइप के स्पेशलिस्ट होते हैं। जी। जैसे सर ने बताया कि हमारे पास 3 स्पेशलिस्ट है, बट इसके अलावा भी हमारे पास
कैंसर में स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन भी आजकल आ गया है। जी जी। अच्छा, और जो दूसरा सवाल था वो मतलब क्या है? कैंसर हाँ ठीक हो सकता है जी क्या? तो बेसिकली आजकल हाँ, कैंसर जितना हम जल्दी डायग्नोस कर पाए, जी इसमें कैंसर स्क्रीनिंग का रोल आ गया है कि हमें पहले कैंसर ढूंढना चाहिए। जी इसीलिए इसके लिए हमें कैंसर के सिम्टम्स पता होने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जी हमें कब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना जी चाहिए। और इससे हमें ये पता चल सकता है कि हम इसे अर्ली अवेयरनेस आता है कि हम इसे अर्ली डायग्नोस कर सके, जी। अर्ली डिटेक्शन कर सके एंड फिर इसे ठीक किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर दीपक, ये जानना था कि शायद कैंसर के 8 स्टेजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, और इन 8 स्टेजेस में से कब और किस मोड़ पे आके एज ए लेमैन मुझे पता चलेगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर? इसकी पहचान कैसे हो? सर, कैंसर की पहचान के लिए हमें कुछ चीज़ों को सिर्फ ध्यान में रखना है। जी मैं जनरल पब्लिक के लिए जैसा भी हम बताते हैं बहुत सारी जगह पे हम पढ़ाते हुए, जी कि यदि कोई भी घाव जी शरीर में कहीं पर भी हुआ है, चाहे वो मुंह में कोई घाव है, जी जीभ पे कोई घाव है, स्तन पे कोई घाव है, जी लेटरिन के रास्ते में कोई घाव है, जी पेशाब के रास्ते में कोई घाव है, जी पैर पे या हाथ पे कोई घाव हो गया है जी। जो कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और अपने आप नहीं भर रहा है, अच्छा। तो ऐसे घाव को हमको चेक करना है। ठीक है। जी यदि कोई शरीर में गांठ हो गई है कहीं पर भी, तो जी वो गांठ 3 हफ्ते से ज्यादा है तो हमको उसका ध्यान रखना है। सपोज तन में गांठ हो गई है जी तो उसका हमको ध्यान रखना है। जी यदि कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, जी कि महिलाओं में पेशाब के रास्ते कोई ब्लीडिंग हो रही है जी एक एज खत्म होने के बाद, 50 साल की उम्र के बाद, या ज्यादा हो रही है, जी मासिक धर्म जी ज्यादा हो रहा है, जी या लैट्रिन के रास्ते कोई ब्लीडिंग हो रही है, जी या खाने के रास्ते उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हुई है, जी या खून की कोई खांसी हुई है, जी तो ये, या पेशाब में कभी कोई खून आया है, जी ठीक है, या लंबे समय से कोई पीलिया चल रहा है, 2 या 3 हफ्ते हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, 2 या 3 हफ्ते से ऊपर अगर कोई भी पीरियड चल रहा है, जी तो इन सब चीजों को, या वेट लॉस हुए जा रहा है, 10% से ज्यादा वेट लॉस हो गया है, जितना भी बॉडी वेट था जी उसका 10% से ज्यादा वेट लॉस पिछले 3 से 4 महीने में हो गया बिना कोई एक्सरसाइज करे, जी तो इन सब सिम्टम्स के समय हम अपने नॉर्मल फिजिशियन को तो दिखा ही रहे होते हैं, जी वो बिल्कुल कंसल्ट करें उनको, लेकिन साथ में उस समय किसी ना किसी ऑन्कोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूर लें। ये बिल्कुल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी ऑन्कोलॉजिस्ट को उस समय जरूर दिखाएं, क्योंकि उस समय उस हमको कैंसर को डायग्नोज करने से ज्यादा हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम कैंसर को मिस ना करें, जी बिल्कुल भी। जी। तो यही हमें चीजों का ध्यान रखना है और इसी से हम इसको जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। जैसे स्ट्रोक वगैरह में टाइम फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो क्या कैंसर में भी टाइम फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए? सर, कैंसर के अंदर एकदम क्रिटिकल विंडो तो नहीं है स्ट्रोक की तरह, जी बट यस, अगर हमको अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज करेंगे, जी 4 स्टेजेस हैं, जी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जी तो हम अगर स्टेज 1 का ट्रीटमेंट देखेंगे तो उसके रिजल्ट स्टेज 2 से बेटर होंगे, जी स्टेज 2 का ट्रीटमेंट के रिजल्ट स्टेज 3 वालों से बेटर होंगे। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो जितनी अर्ली स्टेज पे हम उसको पकड़ पाएंगे जी। उतना ही बेहतर होगा लेकिन पेशेंट के आउटकम्स के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक दिक्कत ये आती है कि अर्ली स्टेज में पेशेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है इसकी पहचान कर पाना, तो कैसे इसको, और जैसे आपने बताया कि अगर गांठ पड़ जाए या कोई इस तरह की बात हो, कोई दाना आ गया है जो मतलब 3 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, इसके अलावा जो इंटरनल चीज़ें हैं, मेरी अपने दर्शकों के लिए जानकारी ये लेना चाह रहा था कि भाई अगर जैसे इंटरनल चीज़ें हैं जैसे ब्लड कैंसर या अस्थि मज्जा का कैंसर जो है जिसको हम कहते हैं वो, तो या रेक्टम का कैंसर, तो इन सब चीज़ों में क्रिटिकल जो पोजीशंस हैं उनमें कैसे पता किया जा सके? सर, जैसे ब्लड कैंसर है, जी तो ब्लड कैंसर में अगर कोई प्रॉब्लम पेशेंट को होगी तो उसके अंदर या तो काउंट्स कम होंगे, या एकदम से पेशेंट को एकदम ब्लड का हीमोग्लोबिन अपने आप ड्रॉप होगा। अच्छा। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन अपने आप ड्रॉप हो रहा है, जी ठीक है, तो हमने अपने फिजिशियन को दिखाया, जी तो सबसे पहला टेस्ट वो लिखेंगे आपको सीबीसी। तो जी सीबीसी देख के अगर हमको लगा कि भाई एक सीबीसी हमारा हीमोग्लोबिन 11 था,
जी अब हमने 10 दिन बाद हमको फिर से थोड़ी कमजोरी लगी, हमने फिर से सीबीसी कराया और वो सीबीसी 7 हो गया है। जी तो कोई ब्लीडिंग तो हो नहीं रही है, जी तो 11 से 7 तो 15 दिन में तो होएगा नहीं अपने आप। जी तो वहाँ एक ऑन्कोलॉजिस्ट का, एक हेमेटोलॉजिस्ट का, एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल आता है कि हम उसको फर्दर इवेल्युएट करें, पेरिफेरल स्मीयर कराएं, जी जिसके अंदर हम उसको जल्दी पकड़ सकें। अच्छा अस्थि मज्जा का कैंसर है तो कहीं ना कहीं गांठ जरूर बनेगी। जी अस्थि मज्जा बोन्स यानी जी बोन्स का अगर कोई कैंसर हो रहा है तो कहीं ना कहीं गांठ बनेगी, जी या किसी ना किसी बिना किसी चोट लगे अपने आप किसी एरिया में अगर फ्रैक्चर हो जाए, जी या बहुत हल्का सा धक्का लगा और फ्रैक्चर हो गया जी बोन का, जी तो वो उस समय हमें उसे देखना पड़ेगा फर्दर इवेल्युएट करके जी कि भाई कोई कैंसर का रिस्क तो नहीं है। अच्छा इसमें फीवर भी आता है मोस्ट कॉमनली। अच्छा ये फीवर, ये अनएक्सप्लेन्ड फीवर होता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, दिस इज अच्छा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। अच्छा जैसे लिम्फोमास होते हैं, जी जी लिम्फोमास में छोटी छोटी गांठें बन जाएगी, जी फिर जी पेशेंट को नाइट स्वेट्स होंगे, हाँ हाँ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस रहेगा। तो अच्छा ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं ब्लड अच्छा कैंसर के लिए। एंड इसमें लोगों को बस ध्यान देना होता है। फीवर तो बहुत सारे इन्फेक्शन से भी हो सकता है, जी जी बट अगर कोई चीज अनएक्सप्लेन तरीके से चली जा रही है, हम्म, जिसमें किसी को कोई खांसी नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है जी ज्यादा, जी बट फिर भी वो हो रहा है 3 हफ्ते से ज्यादा, तो प्लीज इसे इग्नोर नहीं करें एंड जल्द से जल्द किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से डॉक्टर कंसल्ट श्रद्धा स्किन कैंसर के बारे में कुछ बताइए। स्किन कैंसर्स में जैसे कोई मेलानोमा होता है, जी हमारे शरीर पे कहीं पर भी छोटी सी काली सी धब्बा है, बट वो अनएक्सप्लेन तरीके से बढ़ रहा है जी अचानक से। जी तो हम उस पर ध्यान देना चाहिए। जी जैसे कभी लोगों को यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, जो लोग ज्यादा दिन के समय काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, जी 12 o'clock नून का टाइम होता है, तो उन लोगों में ये स्किन कैंसर अचानक से कोई गांठ है जी शरीर में जो बढ़ रही है, जी तो इन दैट केस उसे डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। एक मिथ है खासकर हमारे गांव में ये मिथ है कि जिसको ग्लूकोमा यानी सफ़ेद दाग हो गया है उसे स्किन कैंसर की चपेट में आने की संभावना उसके लिए ज़्यादा होती है। आप क्या कहना ये हैं? मिथ ही है। आई डोंट थिंक सो ग्लोकोमा और स्किन कैंसर का कोई कनेक्शन है डायरेक्ट। जी स्किन कैंसर मेनली यूवी रेडिएशन एक्सपोजर से होता है। हमारे देश में काफी कम लेस कॉमन है जी स्किन कैंसर, क्योंकि लिए हम लोग काफी डार्क मेलानिन लोगों में आते हैं, तो जी स्किन कैंसर का क्वाइट अच्छा डॉक्टर दीपक आपके बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना हमारे जो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं और एक हमने सुना कि एक आपने उम्मीद के नाम से संस्था चला रखी है। तो बताइए किस तरह से आप उम्मीद में लोगों के लिए उम्मीद जगाते हैं? सर उम्मीद संस्था एक डॉक्टर्स द्वारा चलाई गई एक एनजीओ है, जो जी जिसमें सारे के सारे कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, अच्छा जो कि हम सारे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एम्स और राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के सब ट्रेन डॉक्टर्स हैं। जी और ये एक हमारी एक सेल्फलेस सर्विस है, जिससे हम एक चैरिटेबल, एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और इक्विटेबल कैंसर केयर पे वर्क करते हैं। जी तो हमारा एक मानना है कि सबके लिए वो अफोर्डेबल हो कैंसर केयर, जी सबके लिए समान भी हो और सबके लिए एक इजीली पहुंचने लायक एक्सेसिबल लोकेशन भी हो। जी तो इसके तहत हमने 3 चैरिटेबल कैंसर सेंटरों का निर्माण किया है। अच्छा एक वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली एनसीआर में जी हमने एक चैरिटेबल कैंसर सेंटर का निर्माण किया, जहाँ पे डे केयर सेंटर है, जहाँ पे 10 बेड का एक कीमोथेरेपी का डे केयर सेंटर है। अच्छा एक ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, एक इंदौर मध्य प्रदेश में है। अच्छा तो यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एक कीमोथेरेपी का अगर एक कॉस्ट प्राइवेट अस्पताल में 35 से 40 हजार रुपए आता है, जी तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 या 4 हजार रुपए में विद ड्रग्स कंप्लीट हो जाती है। अच्छा तो ये देश में पहली बार एक छोटी सी पहल है। जी करीब 3 या 4 साल से ये सारे कैंसर सेंटर्स अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ जी पे सारे डॉक्टर्स हम सब लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जी और चैरिटी विद डिग्निटी है, जी इसलिए एक छोटी सी अमाउंट जरूर पेशेंट से चार्ज करी जाती है, जी जिससे कि सेंटर सेल्फ सस्टेनेबल भी रहे जी और एक मरीज इलाज लेने वाले मरीज को जी और इलाज देने वाले स्टाफ को, जी दोनों को एक हर चीज की महत्ता रहे जी कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमको उसको मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल और हमसे अब तक कई हजार पेशेंट्स बेनिफिट हो चुके हैं, अच्छा जो कि गवर्नमेंट की लाइन, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट या एम्स की लाइनों में खड़े रहते हैं, जी यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है जी ट्रीटमेंट का। जी तो हमारे यहाँ विद इन 2 या 3 डेज के अंदर ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, अच्छा और सारी की सारी दवाइयाँ ब्रांडेड सिप्ला, कैडिला या ऐसी फ्रेसिनियर्स, इन्हीं कंपनीज की दवाइयाँ यूज होती हैं। अच्छा
तो सेम क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो कि एक बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में मिलेगा, जी वही हमारे एक चैरिटेबल कैंसर सेंटर पे मिलेगा। और इसका नाम C4U कैंसर सेंटर के नाम से रहता है। जी और तो इस जानकारी को मैं ये अपने दर्शकों से अपील भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जी जो बेचारे पैसों के अभाव में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की लाइनों में हैं। जी वो वहाँ पे अपना नंबर जरूर लगाए रखें, जी लेकिन एक अगर ओपिनियन लेके अपना इलाज अगर यहाँ पर भी करा सकते हैं, जी तो समय ही सब कुछ है कैंसर में। जी तो जी समय अगर बच जाएगा तो एक बहुत अच्छा उनके लिए रिजल्ट और आउटकम और उनके पूरे परिवार के लिए होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो कीमोथेरेपी है ये क्या बहुत पेनफुल होता है और लोग घबराते हैं इसको लेते हुए? कीमोथेरेपी बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, ये सब मिथ है। जी और ये सब एक धारणाएं हैं, भ्रमित धारणाएं हैं, जी जो कि शायद अनादिकाल से चली आ रही हैं। जी इनको धीरे धीरे करके हम एजुकेशन से सब लोगों को ऐसे ही एजुकेशनल प्रोग्राम्स के माध्यम से हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते रहते हैं। जी तो कीमोथेरेपी में कोई पेन नहीं होता है। अच्छा हाँ, कोई भी चीज़ बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है हम्म, ये। लेकिन आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ साथ में आ गई हैं, जी जो कि कीमोथेरेपी के साथ सपोर्टिव मेडिकेशंस कहते हैं, जी उनको दिया जाता है, जिससे कि मिनिमम साइड इफेक्ट हो, जी बहुत ही कम उल्टी हो अगर हो रही है तो, या बिल्कुल ना हो। जी ठीक है। और जी पेन तो प्रश्न ही नहीं होता है, हम्म, क्योंकि पेन के साथ तो कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है। जी तो आप जी इसको ऐसे भी सोचें, जी तो पेन संभव नहीं है, जी पेन को तो रिलीव करने का काम कीमोथेरेपी करेगी। जी। डॉक्टर श्रद्धा आपसे जानना चाहता हूँ कि कैंसर पेशेंट को क्या भूख कम लगना, नींद कम आना या बेचैनी का महसूस होना इस टाइप के कुछ लक्षण नजर आते हैं? हाँ, कैंसर में ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है। ये अच्छा एनोरेक्सिया कैंसर में देखा गया है जी कि बीमारी की वजह से भी होता है, और कभी-कभार जब हम कैंसर की कीमोथेरेपी या सर्जरी करते हैं तब भी होता है जी कि कीमोथेरेपी से लोगों को भूख कम लगती है, नॉसिया, वॉमिटिंग जैसा लग सकता है। अच्छा तो बट इसके लिए जैसे सर ने बताया कि हमारे पास आजकल बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, पेशेंट को बहुत बार तो कुछ पता भी नहीं चलता। जी हम इसके लिए बहुत ध्यान रखते हैं पेशेंट्स का जी। कि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर दीपक कैंसर होने ही ना न पाए इसके लिए हम कैसे बचें? जो अलग अलग टाइप के जो कैंसर है, खासकर मुंह का कैंसर, लंग्स का कैंसर, ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं इनसे हम कैसे बचें? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हम भी यही चाहते हैं कि कैंसर कम से कम हो। जी तो कैंसर नहीं होने पाए के लिए सर हमें बहुत सारी जो अपनी आदतें हैं जी उनको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी देखिए, कैंसर के लिए बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, जी जो बड़े बूढ़े हमारे बोलते हैं, जी सब हमारे बुजुर्ग, हम्म, तो वही यह एक सच बात है जी कि समय से उठना, जी समय से सोना, जी व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जी एक हेल्दी डाइट, जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जी हरे पत्तियों वाली सब्जियां, जी फ्रूट्स हम्म, डाइट में होने चाहिए। जी बहुत सारे प्रकार के जो दालें हैं अलग अलग, वो यूज करें खाने में। जी। हाई प्रोटीन डाइट रखें। मतलब फाइबर फूड्स का यूज़ हो और वेस्टर्न फूड जो है सो कॉल्ड जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड किया जाए। उसको, हाँ, उसको बिल्कुल बंद करना है। जी वेस्टर्न फूड जो जंक फूड है, जी वो सब केमिकल प्रोसेस्ड फूड, जी जी खास तौर से जो आजकल बच्चे जिम करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो प्रोटीन पाउडर के डब्बे पी रहे हैं, जी जी वो उसमें कुछ भी केमिकल हो सकता है, जी उसकी कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है, जी एंड इट कैन बी अ वेरी वेरी रिस्की। जी तो जी जो भी प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है वो आप अपनी डाइट से बढ़ाएं, करेक्ट अदर देन एक प्रोसेस्ड फूड से बढ़ाएं। जी जी तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कैंसर से बचे ही रहेंगे। जी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हम ओवरनाइट हर चीज़ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, चाहे हमारे मसल्स हों, चाहे वो हमारा स्टेमिना हो, चाहे वो हमारे हार्मोनिक वो हो ग्रोथ हो। तो इसमें कभी कभार हम बहुत ऐसी सारी चीज़ें ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं जो शायद हमारे लिए उसके साइड इफेक्ट झेलना मुश्किल हो जाता है। आप इस बारे में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, हमें ऐसी कोई भी चीज़ जी जो सडन है, जी अब ये भी एक एक अच्छी बात है कि जो अगर अगर ऊंचाई पे, शिखर पे पहुंचना है, तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे जी तो ही पहुंचेंगे। जी जल्दी से जाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे। जी तो हमेशा ये एक कोशिश करना है कि अगर हम कभी भी कोई चीज़ पाना चाहते हैं, जी बड़ी अच्छी व्यायाम करके अच्छी मसल्स या अच्छी बॉडी
पाना कोई बुराई नहीं है, जी लेकिन उसके लिए किसी तरीके के एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कहते हैं, कुछ बच्चों को देखा है मैंने, वो इंजेक्शन लगाते जी हैं, जी बट ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट करेंगे, जी जो कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत खराब साइड इफेक्ट की तरह दिखेगा। जी क्योंकि किसी भी चीज को आप अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करा रहे हो या जी एक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे रहे हो, जी जो कि धीरे धीरे होना चाहिए काम, जी वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा लॉन्ग रन में। जी तो उन चीजों से दूर रहें, और किसी को भी देख के कॉपी करने के लिए ऐसा ना करें कि हमको एक रात में हमको सिक्स पैक या एट पैक बनाना है। यस हम एक रात में सुपरमैन बन जाएंगे, जी तो वो ना करना है हमको। जी हमको एक अच्छी हेल्दी बॉडी, जी एक फुल हेल्दी बॉडी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ध्यान हमारा दिमाग होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस की तरफ। जी और बाकी अच्छी डाइट को मेंटेन करें, जी जो कि प्राकृतिक फूड है उनको मेंटेन करें, रादर देन केमिकल और प्रोसेस्ड फूड। जी इसी तरह तंबाकू और शराब का सेवन भी ना करें। जी टबैको चूइंग और टबैको स्मोकिंग, जी भले दोनों वो स्मोकलेस भी हो, जी तो तो भी हार्मफुल है। these are all things are very जी harmful and ये सब चीजों से काफी दूर रहना चाहिए। अच्छा क्या फूड भी हमारे जो फूड स्टफ है वो भी कैंसर को इग्नाइट करते हैं? सब कुछ फूड स्टफ्स, रेड मीट जैसे खास तौर से है। जी रेड मीट एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए, स्टमक कैंसर्स के लिए, जी आंतों का कैंसर या पेट के कैंसर के लिए। जी इस तरीके के बहुत सारे जो मीट हैं, जी जिसके अंदर उनसे कई प्रकार का कैंसर होता है, जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है बुक्स में। जी तो उन चीजों को अवॉइड करें। जी किसी भी चीज की अति हमेशा खराब होती है। जी जी तो जो भी जंक फूड है, या हम बाजार में बहुत सारे चाप या केमिकल से भरे हुए खाने को खा रहे जी हैं, या कोल्ड तो ड्रिंक्स वगैरह हाँ, ये सब चीजें ये कोल्ड ड्रिंक्स तो खास जी तौर से, कोल्ड ड्रिंक्स तो मेरे ख्याल से देश बैन में, बैन हो जाना चाहिए। हाँ, अब उसका इतने सारे उस पर जी एजुकेशन वीडियोज आए हैं जी कि उससे बेटर है कि आप फ्रूट जूस पिए। जी और ये सब चीजों, नेचुरल फ्रूट ड्रिंक्स और सारी चीजें बहुत अच्छी जी होती हैं। जी तो इसको अगर हम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी और केमिकल्स वाली चीज़ों को हम अवॉइड करते जाएं, जी और हम अच्छे अच्छे खाने को, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं प्राकृतिक, उसको लें, वही अच्छा रहेगा। मतलब आप कहते हैं कि भाई अच्छी दिनचर्या अपनाएं और एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, ये बोल बिल्कुल। रहे हैं। डॉक्टर दीपक और डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार। नमस्ते।